हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी विषय पर आज चर्चा की जाएगी, जो प्रायः अनुच्छेद के रूप में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इससे लगभग 4 से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और यदि आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा, निश्चित रूप से इस वीडियो के बाद एक सिंगल प्रश्न जो भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण पद है, इसे हिंदी में भारत का महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। भारत के महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है और इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिए। यह अनुच्छेद के रूप में लगभग सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 76 में किया गया है। वास्तव में महान्यायवादी शब्द अगर देखा जाए तो ये 2 शब्दों से बनता है, महान्यायवादी, और अगर आप कह सकते हैं इसको भी अगर विश्लेषण किया जाए तो न्यायवादी। वादी और प्रतिवादी ये शब्द न्यायालय के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शब्द न्यायालय के लिए प्रयोग किया जाता है जब किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा एलिगेशन, कोई आरोप प्रत्यारोप यदि केंद्र सरकार के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लगाया जाता है। यह एलिगेशन, यह आरोप, यह प्रत्यारोप चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, किसी व्यक्ति के द्वारा हो, किसी इंस्टीट्यूट या संस्था के द्वारा हो, किसी सोसाइटी के द्वारा हो, तो ऐसी स्थिति में, इन दिस सिचुएशंस, ऐसी स्थिति में भारत का महान न्यायवादी, वास्तव में मैंने इसलिए इसका विश्लेषण किया, शब्द से इसकी महत्ता को और अधिक बल मिलता है। तो ऐसे सारे मामले की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के पक्ष में, भारत सरकार के पक्ष में, मैं पक्ष कह रहा हूँ, पक्ष कहने का तात्पर्य मेरा यही है, यदि हमारे ऊपर कोई एलिगेशन है, कोई आरोप है, कोई प्रत्यारोप है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने बचाव के लिए न्यायालय में अपना एक एडवोकेट या कानूनी विशेषज्ञ या वकील रखते हैं। ठीक उसी तरीके से महान्यायवादी यह भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी से तात्पर्य ये है कि यह भारत सरकार का वकील है। इसको आप सामान्य शब्द में वकील कहते हैं। यह फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। इसका मतलब है कि भारत सरकार के नाम से भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, यदि कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है तो इन आरोपों की भारत सरकार के पक्ष में बहस करने का कार्य महान्यायवादी का है। और आपको लग रहा है यदि भारत में एक साथ 50 जगह अगर मुकदमे आ गए तब, तो याद रखिए महान्यायवादी के कार्य में सहायता के लिए पूरे देश में
पूरे देश में प्रत्येक राज्य में अनेकों स्टाफ होते हैं, सहायक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला चीज क्लियर करिए कि महान्यायवादी प्रश्न आता है, महान्यायवादी क्या है। तो महान्यायवादी क्या है अगर प्रश्न आता है तो ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, या जिसे भारत सरकार का वकील कह सकते हैं। किसी व्यक्ति का वकील किसी भी न्यायालय में उस व्यक्ति के हमेशा पक्ष में बोलता है। सही गलत अपने जगह पर है, परंतु वह व्यक्ति हमेशा उसके पक्ष में बोलता है। तो यह भारत सरकार के पक्ष में देश के किसी भी न्यायालय में काम करता है। दूसरा, महान्यायवादी की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। पहला प्रश्न जैसे हमने कहा कि महान्यायवादी क्या है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। दूसरा प्रश्न याद करिए, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अब दूसरा प्रश्न है, किस व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। याद करिए, बड़ा सिंपल है, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। दूसरा, अब प्रश्न जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वह प्रश्न जो परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वह प्रश्न क्या है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना है। यहां प्रायः बच्चे 5 वर्ष 6 वर्ष आदि कह के गलत कर देते हैं। याद करिए, महान्यायवादी का कार्यकाल आज क्लियर कर लीजिए। मैंने इसीलिए कहा इस वीडियो के पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, बशर्ते आप लास्ट तक वीडियो को आराम से देखें। और दूसरा, मैंने कहा कि स्टडी विद दिलीप सोनी, यह जो यूट्यूब चैनल है, यह संपूर्ण अध्ययन की प्रक्रिया को सारगर्भित करेगा। थोड़ा लॉकडाउन सिचुएशन से हम लोग बाहर निकलेंगे तो इसको हम व्यापक पैमाने पर लाएंगे। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यदि आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब आदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको जरूर कर लें, जिससे कोई वीडियो आपका मिस ना होने पाए। अभी अन्य सारे विषयों पर भी हम आएंगे, कोशिश करेंगे, परंतु अभी स्थितियाँ आप देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कार्यकाल। वास्तव में इसका कार्यकाल 5 वर्ष 6 वर्ष ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के कृपा पर्यंत, राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत, ऐसा कुछ भी उत्तर में आपको आ सकता है। तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इट मीन्स महान्यायवादी तब तक अपने पद पर कार्य करेगा या तभी तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। और हम आप अच्छी तरह से जानते हैं आर्टिकल 74 हमें क्या कहता है कि राष्ट्रपति अपना प्रत्येक कार्य किसकी सहायता से करेगा, एक मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। किसकी सहायता से करेगा, मंत्रिपरिषद की सहायता से करेगा। और इस मंत्रिपरिषद का लीडर कौन है, प्रधानमंत्री है। इसका मतलब है इस संबंध में प्रधानमंत्री के परामर्श के पश्चात ही राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो ये दूसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण आपका है, इसको याद कर लीजिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल ना तो 5 है ना तो 6 वर्ष है, बल्कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। किसी भी समय, एनी टाइम, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के भी राष्ट्रपति कभी भी इसको पद से रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। तो चलिए मित्रों, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि महान्यायवादी का कार्य क्या है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और यह देश के किसी भी न्यायालय में, किसी भी न्यायालय से तात्पर्य है या सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो किसी राज्य का, या कोई अधीनस्थ न्यायालय हो, यह अगर ऐसा कोई मामला जो भारत सरकार के ऊपर कोई आरोपित किया गया हो, आरोप लगाया गया हो, तो ऐसे आरोप में महान्यायवादी भारत सरकार के पक्ष में, हमेशा मैं कह रहा हूं पक्ष में क्या करता है, बहस करता है।
और किस तरह से, तो इस प्रकार देश के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, परंतु भारत सरकार के पक्ष में ही वह बहस कर सकता है। दूसरा आता है कि महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या संसद का सदस्य होता है? मित्रों, एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहिए कि चूंकि संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक सदन का नाम है लोकसभा, एक सदन का नाम लोकसभा है और दूसरे सदन का नाम राज्यसभा है। तो संसद के 2 सदन हैं, एक सदन का नाम लोकसभा और दूसरे सदन का नाम राज्यसभा है। तो लोकसभा में कौन भाग लेता है, राज्यसभा में कौन भाग लेता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देयर आर 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द नेम ऑफ फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ पीपुल, द नेम ऑफ द सेकंड हाउस इज द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो समानतः लोकसभा में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य। लेकिन यह महान्यायवादी जो है एकमात्र ऐसा सदस्य है जो संसद के किसी भी सदन का, नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, याद कर लिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना तो यह लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है। परंतु महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा में या राज्यसभा में, उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का भी अधिकार है, बहस करने का भी अधिकार है, प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, परंतु वह सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। लेकिन याद रखिए, सदन में भाग तो ले सकता है, परंतु वह व्हेन एनी बिल, अगर किसी भी बिल पर, विधेयक पर अगर मतदान की प्रक्रिया होती है तो उसे मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, बिकॉज ही इज नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल इज नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सो ही हैव नो एनी पावर टू वोटिंग एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अतः उसे संसद के किसी भी सदन में वोट देने का अधिकार नहीं है, परंतु फिर भी वह संसद में किसी भी सदन में बहस कर सकता है, भाग ले सकता है। और यहाँ तक कि संसद के कुछ कमेटीज होते हैं, कुछ कमेटीज परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं, तो संसद के समितियों में भी इसे भाग लेने का अधिकार है, परंतु वहाँ पर भी जब अगर कहीं मतदान की आवश्यकता है तो वह मतदान में भाग नहीं लेता है। तो मित्रों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वह लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में भाग तो ले सकता है, परंतु वह मतदान या वोटिंग पावर उसको नहीं है, उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि जैसे ही सरकार यानी भंग होती है, जैसे ही लोकसभा भंग होती है, तुरंत महान्यायवादी भी अपने पद से रिमूव हो जाता है। अर्थात सरकार के भंग होते ही महान्यायवादी भी अपने पद से हट जाता है, क्योंकि यह सरकार का एक कानूनी विधि अधिकारी होता है। जब नई सरकार आती है तो वह अपने महान्यायवादी की नियुक्ति करती है। तो इस प्रकार आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जहां से मैं इसको फिर से एक रिवीजन कर दूं कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। दूसरा प्रश्न आपने क्लियर किया कि महान्यायवादी का कार्यकाल क्या है। महान्यायवादी का कार्यकाल वर्षों में मत कह के आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के कृपा पर्यंत या राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत आप कह सकते हैं। अर्थात जब भी राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी को उसके पद से बिना किसी कारण के, बिना कारण का उल्लेख किए उसको पद से हटा सकता है। उसी तरीके से यदि हमारा वकील हमको लगता है कि सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो बिना किसी उसको बताए, सूचित किए, हम किसी दूसरे वकील को उसको हटाकर रख सकते हैं। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था कि महान्यायवादी क्या है? ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, वकील है और भारत सरकार के हमेशा पक्ष में, ये भारत सरकार के हमेशा पक्ष में क्या करता है? बहस करता है। और प्रश्न है कि ये कहाँ बहस करता है? याद करिए, हमने कहा कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वह सुप्रीम कोर्ट में भी करता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर लोअर कोर्ट में भी यह गवर्नमेंट, भारत सरकार के पक्ष में बहस कर सकता है।
चौथा प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण था कि यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, परंतु संसद के दोनों सदनों में इसे भाग लेने का अधिकार है। चूंकि यह संसद का सदस्य नहीं है, अतः इसे वोट या मत देने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से महान्यायवादी जो आपको हमने बताया कि ये अनुच्छेद के रूप में भी पूछा जाता है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। इस पर ISPCS में मेंस में भी टिप्पणी आती है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 50 वर्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या प्री से संबंधित। अब यहाँ पर आप 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों को याद कर लीजिए, अपने अनसॉल्व पेपर से चेक कर लीजिए। इसके अलावा कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं आता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, इसका कार्यकाल कितना है, यह संसद के किस सदन में भाग ले सकता है, इसका कार्य, इसका महत्व क्या है, यह किस अनुच्छेद में है, यह किस और हटाने की जो प्रक्रिया है, इसका ड्यूरेशन क्या है, कृपा पर्यंत है। और इसी तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करता है। तो मित्रों, इस प्रकार महान्यायवादी, मुझे उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर आप फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को 2 बार दोहरा लें, और यदि अभी भी सब्सक्राइब शायद न किए हों तो इसको करते रहें। लगातार वीडियोस अब आपके पास जाएंगे। और दूसरा, शायद पहले की एक शिकायत जो थी, लॉकडाउन के कारण जो स्पीकर वगैरह कमज़ोर था, शायद हो सकता हो सही हो गया हो, ऐसा हमें उम्मीद है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने पढ़ाई की प्रक्रिया को लगातार बनाए रखिए। पढ़ाई में शिथिलता लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परिस्थितियाँ विपरीत भले हैं, चुनौतियाँ भी भले हैं, चुनौतियों में निखरने का समय है। अतः आप अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए। धन्यवाद।